मैं ब्रिजेश आप लोगों का इस चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे होंगे और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद भी आ रहा होगा। आज से हमने संविधान की सीरीज प्रारंभ कर दिया है और आप लोगों को संविधान का डेली आप लोगों को एक वीडियो मैं बना करके देता रहूँगा। तो कृपया करके आप लोग मेरे चैनल पर बराबर बने रहिएगा। आज हमने संविधान के बारे में हमें पढ़ना है। तो संविधान से पढ़ने से पहले हमें संविधान के बनाने में ठीक उसके पहले के जो इतिहास थे हम उसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। तो जिसमें उसमें एक आपका आता है कंपनी आती है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी भारत में आई थी। ये कब भारत आई थी? तो ये आपके भारत में आई थी 1600 ईस्वी में भारत में इसको भेजी गई थी। यानी कि जिस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में भेजी गई थी उस समय भारत के यानी कि ब्रिटेन के इस समय महिला राजकुमारी थी, यानी कि वहाँ की महिला रानी थी। उनका क्या नाम था? तो वह नाम था एलिजाबेथ था। क्या नाम था? तो एलिजाबेथ उस टाइम ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी जिस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। यानी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? तो 1600 में आई थी। उस टाइम महारानी कौन थी? तो एलिजाबेथ थी। ठीक, अब आते हैं हम प्लासी की युद्ध और बक्सर की युद्ध। दो उस समय युद्धों के बारे में जिक्र किया जाता है। ये दोनों युद्ध किनके बीच लड़ा गया था हम उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। तो आइए पहला हम समझ लेते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी की युद्ध लड़ा कब गया था? तो प्लासी की युद्ध लड़ा गया था 1857 को। 1857 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजों के बीच और सिराजुद्दौला के बीच। अंग्रेजों का नेतृत्व करने वाला था वह कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। जबकि बंगाल में बंगाल का जो नवाब था वह सिराजुद्दौला था, जिसने युद्ध में भाग लिया था। और ये युद्ध होने का कारण क्या था? तो मैं बात बता दूं तो एक घटना हुई थी, काल कोठरी की घटना। एक घटना थी, ये इसका नाम था काल कोठरी की घटना। यही वह कारण था जो कि अंग्रेजों ने ठान लिया था कि हम सिराजुद्दौला से युद्ध करने के लिए उन्होंने ठान लिया था। इसी को हम ब्लैक होल नाम भी दिया जाता है, यानी कि ब्लैक होल ये घटना नाम से जानी जाती थी। और ये घटना थी क्या? तो उसमें सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब हुआ करते थे। उन्होंने अंग्रेजों के 146 अंग्रेजी व्यक्ति को उन्होंने कैद कर लिया था। कैद करके एक काल की कोठरी में यानी कि एक अंधेरे की कोठरी में रख दिया गया था, जिस कारण से इसमें से 123 लोगों का डेथ हो गया था। यानी कि इसमें डेथ 123 लोगों का हो गया था। अब बाकी के जो 23 लोग बच गए थे, यानी कि ये 23 लोग जीवित थे। इन्हीं में से एक व्यक्ति था, नाम था उसका, यदि इतने लोग जीवित, यानी कि एक व्यक्ति जीवित था। और 23 में से यदि मैं बात करूँ तो एक व्यक्ति का नाम था जो कि कौन था? तो वह व्यक्ति था आपका वेल। कौन नाम था? हालवेल। हालवेल नाम का व्यक्ति था ये आपका हालवेल। यही एकमात्र व्यक्ति था जो कि यानी कि 23 में से एक ये व्यक्ति था जिसका नाम था हालवेल था। इसी ने जाकर के अंग्रेजों को बताया कि हमारे 146 लोगों को कैद किया था, जिसमें से 123 लोगों की डेथ हो गई। अब बाकी हम लोग को 123 यानी कि 23 लोग हम लोग बचे हैं। और इसी घटना को क्लाइव यानी कि अंग्रेजों का विद्रोह, यानी कि उसी घटना को उन्हें अंजाम देने के लिए, यानी कि उसी घटना को उसी घटना का बदला लेने के लिए लॉर्ड क्लाइव ने ठान लिया। और बाद में एक प्लासी का युद्ध होता है जो कि 1857 में लड़ी जाती है। और ये 1857 के क्रांति ये 1857 को जो युद्ध था उसे प्लासी के नाम से जाना जाता है। यदि पूछा जाए कि प्लासी है कहाँ पे, तो प्लासी कहाँ पे है? तो प्लासी वेस्ट बंगाल में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपका वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र था वही आपका पहले उसी वेस्ट बंगाल में ही आप लोगों का पश्चिम यानी कि प्लासी हुआ करता था। और इस युद्ध में भारत की तरफ से जो युद्ध में लड़े थे वह थे सिराजुद्दौला थे। और सिराजुद्दौला को हारने में जैसा माना जाता है कि यह वह ऐसी घटना थी कि जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ था। यानी कि जो जीत रहा था वह हार जाता है और जो हार रहा था वो जीत जाता है। इस तरीके की घटना हुई थी। यानी कि इसमें यदि मैं बात करूँ तो सिराजुद्दौला के पास 50,000 सेना
और 500 हाथी और लगभग 50 तोपखाने होते हुए भी सिराजुद्दौला जो था युद्ध को हार जाता है। और जबकि लॉर्ड क्लाइव जो था 1000 सेना लेकर के होता है भारत यानी कि सिराजुद्दौला यानी कि बंगाल के नवाब से लड़ने के लिए आया था और ये विजयी हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि उसे कहते हैं षड्यंत्र, यानी कि होता है लॉर्ड क्लाइव ने षड्यंत्र रच दिया था, जो कि मीर जाफ़र था। मीर जाफ़र को जो है लॉर्ड क्लाइव ने अपने पक्ष में मिला लिया था, जो कि मीर जाफ़र ये सिराजुद्दौला का सेनापति था। और उसने युद्ध में जो है सिराजुद्दौला के साथ धोखा करता है और सिराजुद्दौला ने यानी कि मीर जाफ़र ने अपनी जो सेना को होता है युद्ध लड़ने से इनकार कर देते हैं, जिस कारण जो है सिराजुद्दौला अकेला पड़ जाता है। बाद में होता है अंग्रेज़ों के द्वारा जो है इनकी हत्या कर दी जाती है सिराजुद्दौला की। आता है दूसरा जो है युद्ध एक फेमस था, जो कि आपका बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध की हम बात करें तो ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। बक्सर के युद्ध जो था ये भी जो है अंग्रेज़ों के बीच यानी अंग्रेज़ों का जो नेतृत्व कर रहा था वह हेक्टर था, जबकि भारत की तरफ से होता है 3 देसी रियासत यानी 3 जगह यानी 3 क्षेत्रों से होता है शासक जो होता है यानी तीन शासकों से मिल करके होता है बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ये तीनों शासक जो था मिल करके युद्ध लड़े, फिर भी जो है अंग्रेज़ों को हरा नहीं सके। और इसका जो है यदि बात करें तो कौन से जो था क्षेत्र से कौन आए थे, तो मीर कासिम जो है वो बंगाल से थे। मीर कासिम की बात करें तो ये जो है बंगाल से थे। कहाँ से थे, ये आपको होता है बंगाल के नवाब हुआ करते थे। और जबकि जो था शाह आलम द्वितीय की मैं बात करूँ तो ये मुगल वंश का अंतिम शासक थे, यानी कि जो था ये दिल्ली से आया करते थे। कहाँ से थे, ये दिल्ली से जो था शासन अपना जो था चलाते थे। और दूसरा जो था सुजाउद्दौला की मैं बात करूँ तो ये अवध से थे। कहाँ से थे, तो ये अवध से। तो ये तीनों शासक जो था मिल करके होता है अंग्रेज़ों को हरा नहीं पाए, यानी कि तीनों लोग जो था मिल करके जो था युद्ध में लड़े थे। और एकमात्र अकेला जो था और सेना के साथ जो था हेक्टर मुनरो था, यानी कि जो अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहा था वह हेक्टर मुनरो था। और ये घटना जो है घटी थी 1764 की घटना जो था इसको ये कही जाती है, जो कि बक्सर के नाम से जो था प्रचलित थी। ये बक्सर पड़ता कहाँ पे है, तो बक्सर की बात करें तो वर्तमान में जो है ये आपको होता है पड़ता है। वर्तमान की बात करें तो बक्सर पड़ता कहाँ पे है, तो बक्सर पड़ता है बिहार में। कहाँ पड़ता है, ये आपका बिहार में पड़ता है। चलो ध्यान से देख लीजिएगा कि ये जो था बक्सर जो था बिहार में पड़ता है। तो यही 2 घटनाएं थी जहाँ पे भारत का पूर्ण रूप से सत्ता जो था यानी कि जो भारत स्वतंत्रता जो स्वतंत्र था वह जो है खो देता है और अंग्रेज़ों के अधीन हो जाता है। और भारत में जो था यहीं से भारत जो है अंग्रेज़ों के अधीन हो जाता है और फिर अंग्रेज़ों के अधीन जो है नियम कानून के तहत जो था उनको चलना पड़ता था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था प्रभाव अब यहाँ पे भारत पे बढ़ गया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ज़रा ध्यान से देखिए। अगला जो है यदि टॉपिक की बात करें तो जैसा कि इसमें हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट आए थे, जो कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था क्या, तो यह एक जो था एक्ट आया था, यानी कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो था एक एक्ट बनाई गई थी, जिसका जो है भारतीयों ने यानी कि जो है ये कानून बनाते थे, यानी कि ये एक्ट के माध्यम से होता क्या करते थे, कानून बनाते थे और उसी को जो था इम्प्लीमेंट करते थे, यानी कि लागू करते थे। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट था क्या, तो इसमें होता है क्या क्या जो था बनाए गए। तो रेगुलेटिंग एक्ट के जो था मुख्य पॉइंट जो बनाए गए थे उसमें होता बंगाल के जो गवर्नर हुआ करते थे उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया था, यानी कि जो बंगाल के पहले गवर्नर हुआ करते थे उनको होता है गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसी में होता है 3 ठो यानी कि होता है 2 और जो था लोगों यानी कि 2 और क्षेत्र जो था भारतीयों को मिला दिया गया था। एक आपका था मुंबई था, यानी कि उस समय मुंबई के नाम से जाना जाता था बम्बई, और दूसरा जो था आपका मद्रास था। ये मद्रास जो था कहाँ पड़ता है, तो मद्रास आपका पड़ेगा ये तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वही जो था पहले मद्रास के नाम से होता है परिचित था। तो यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो है जो गवर्नर हुआ करते थे गवर्नर के पद को हटा दिया गया, उसके बदले होता गवर्नर के पद को हटा करके बल्कि होता है उसके पद को होता है गवर्नर जनरल कर दिया गया था। अब पहला गवर्नर जनरल यदि पूछा जाता है तो वारेन हेस्टिंग था, पहला गवर्नर जनरल होता है वारेन हेस्टिंग था। और इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी। और ये सुप्रीम कोर्ट जो था बनाई गई थी, ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ बनाई गई थी, कलकत्ता में बनाई गई थी। और कब बनाई गई थी, तो 1774 में बनाई गई थी। और यदि मैं बात कर लूँ तो सुप्रीम कोर्ट जब ये बनाई गई थी तो इस सुप्रीम कोर्ट के जो स्थान का नाम था वो आपका फोर्ट विलियम था। क्या नाम था, फोर्ट विलियम के पास जो था बनाया गया था ये कोर्ट जो होता है। पहली जो था यदि कोर्ट की बात करें तो यही था आपका सुप्रीम कोर्ट जो बनाई गई थी वह आपका जो था यही था, यानी कि होता है सुप्रीम कोर्ट जो था बनाई गई थी, यानी कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी। इसके होता है जो न्यायाधीश की मैं बात करूँ तो एलिजा इम्पे जो है एक मात्र जो है मुख्य न्यायाधीश थे और उनके 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। तो एलिजा इम्पे क्या थे, तो मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश जो था एलिजा इम्पे थे, एलिजा इम्पे।
ये जो है पहले जो है मुख्य न्यायाधीश थे, और बाकी जो था 3 और इनके साथ जो है अन्य न्यायाधीश जो था शामिल थे। तो यानी कि मैं बात करूँ तो फिर से होता है रिवाइज कर लेते हैं। यानी कि होता है रेगुलेटिंग एक्ट कब आई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आई थी। और उस समय जो था क्या क्या परिवर्तन किया गया, तो जो बंगाल का गवर्नर था उसके पद को रिप्लेस कर दिया गया था गवर्नर जनरल के रूप में, और पहला गवर्नर जनरल बन करके तो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। और पहली बार जो था सुप्रीम कोर्ट जो बनाई गई थी वह कलकत्ता में बनाई गई थी, जो कि 1774 में बनाई गई थी। और इसी बात करें तो गवर्नर जनरल के पद के साथ ही बंगाल के नवाब यानी कि बंगाल के साथ से जो था ये जोड़ लिया गया था बम्बई को, और उन्हीं के साथ जो था मद्रास को भी जो था जोड़ लिया गया था। यदि जो था मैं बात करूँ तो ये घटनाएं जो है रेगुलेटिंग एक्ट में जो था आप लोगों को याद रखना है। अगला जो है देख लीजिएगा। अगला मैं बात करूँ तो अगला जो मैं बात करूँ तो पिट्स इंडिया एक्ट आई थी। यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट की मैं बात करूँ तो ज़रा ध्यान से देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट क्या था। ठीक इसके पहले की मैं बात करूँ तो एक एक्ट जो है छूट गया है, छूटा नहीं है। उसमें जो हमें एक टर्म्स आता है कि आईसीएस का जो था एग्जाम कब कराई जा रही थी, तो आईसीएस एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो एक चार्टर एक्ट आया था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चार्टर एक्ट आया था। और ये एक्ट जो था 1789 में जो था आई थी। ये 1789 के एक्ट के तहत जो था आईसीएस जो था बनाई गई थी। यानी कि आईसीएस यानी कि पहली बार जो था प्रतियोगिता परीक्षाएं जो था कराई गई थी इसके माध्यम से। ये आईसीएस जो था यदि फुल फॉर्म की मैं बात करूँ तो इसका होता है इंडियन, आई से इंडियन होता है, सी से सिविल होता है, एस से होता है सर्विस होता है। यानी इनका फुल फॉर्म होता है इंडियन सिविल सर्विसेज। आज इसी का नाम जो था बदल करके तो रख दिया गया है IAS, यानी कि इंडियन, यानी कि जो है आई से होता है इंडियन होता है, ए से एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एस से सर्विस होता है। तो यानी कि जो था इसी का नाम जो था परिवर्तित करके होता है ये रख दिया गया था, यानी आईएएस रख दिया गया था। यदि बात किया जाता है यानी ये आईएएस की जो था जनक किनको माना जाता है, तो एक थे लिनरो थे। कौन थे, तो लॉर्ड लिनरो थे। जनक की मैं बात करूँ तो ये लॉर्ड लिनरो थे। लॉर्ड लिनरो को जो है जनक माना जाता है किसके, तो ये आईसीएस एग्ज़ाम के होता है जो प्रतियोगिता परीक्षाएं कराई जाती थी उनको होता है जनक माना जाता है लॉर्ड लिनरो को, यानी कि होता है यही ये बनाए थे। तो ज़रा और ध्यान से देख लीजिएगा। यदि मैं बात करूँ तो भारत की तरफ से जो आईएएस एग्ज़ाम जो था जो कराए जाते थे, इसमें जो है भारत में होता है पहले ये आयोजन जो था नहीं कराए जाते थे। यानी कि मैं बात करूँ तो ये जो है आईएएस के एग्ज़ाम भारत में नहीं होते, तो भारत में तक यानी कि आईएएस के एग्ज़ाम का फॉर्म जो था यदि डालें तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए लंदन जाना पड़ता था, यानी कि ब्रिटेन जाना पड़ता था। और भारत में जो था मैं बात करूँ तो भारत में जो था प्रारंभ कब किया गया था, तो प्रारंभ जो था किया गया था 1929 में जो था पहली बार जो था भारत में होता है आईसीएस का जो था एग्ज़ाम जो था कराई गई थी। ठीक, ये बात जो था आप ध्यान में रखिएगा। और उस टाइम जो था मैं बात करूँ तो पहले जो था है आईएएस अधिकारी भारत की तरफ से कौन थे, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ये सत्येंद्रनाथ टैगोर कौन थे, तो ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई। रविंद्रनाथ टैगोर को तो आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जो था वही थे जो कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को गाए थे, यानी कि जो था वही जो है रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो उन्हीं के जो था बड़े भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। आप इस बात को होता ध्यान से होता समझ लीजिए। पहली बार जो होता है जो भारत की तरफ से इस प्रतियोगिता को होता पास करने वाला था ये पहले जो था यानी कि होता है फर्स्ट जो है पर्सन थे जिन्होंने आईएएस का एग्ज़ाम जो था क्वालिफाई जो था किए थे। और मैं बात करूँ तो सुभाष चंद्र बोस भी जो था इस प्रतियोगिता परीक्षा को जो है पास किए थे। अब आते हैं हम पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में तो है डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो एक्ट जो था क्या थी उसके बारे में तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ। अगला देख लीजिएगा, यानी कि 1784 का जो था पिट्स इंडिया एक्ट, इसके तहत जो था क्या किया गया था। तो यदि मैं बात करूँ तो पिट्स इंडिया एक्ट यानी कि 1774 में जो कराई गई थी, यानी कि होता है उसमें 3 मूल पॉइंट जो था निकल करके होता है इस कानून में होता है 3 कानून जो था बनाए गए थे। पहला जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो था चलाने के लिए 2 अलग अलग जो था कमेटी बना गए थे। एक आपका जो था राजनीतिक शक्तियाँ हुआ करती थी, एक जो था वाणिज्य शक्तियाँ होती थी। राजनीतिक शक्तियाँ माने यानी कि पॉलिटिकल पावर जो है, और इससे जो है यानी वाणिज्य शक्तियाँ होती हैं इसे कॉमर्शियल पावर बोला जाता है। यानी कि इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए 2 बोर्ड बनाए गए थे। एक आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था जो कि कंट्रोल करता था राजनीतिक शक्तियों को, और जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये कंट्रोल करता था जो था
वाणिज्य शक्तियों को तो कंट्रोल करता था। यानी कि मैं बात कर लूँ तो ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग, जो ये शक्तियाँ हुआ करते थे इनके हेड जो था कौन हुआ करते थे, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो हेड हुआ करते थे वह ब्रिटेन से जो था संचालन होता था। यानी कि जो भारत यानी कि ब्रिटेन में जो रानी होता था, यानी कि जो वहाँ का राजकुमार होता था, वही जो होता है राजनीतिक यानी भारत की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, यानी भारत की राजनीतिक व्यवस्थाओं का जो है संचालन करते थे ब्रिटेन से। कहाँ से करते थे, तो ब्रिटेन से करते थे। जबकि जो था वाणिज्य शक्ति यानी कि BOD यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो हेड हुआ करता था, यानी कि जो कंट्रोलिंग दिया गया था वह जो था दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसको दिया गया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को होता है इसके पावर को होता संचालन करने के लिए होता दिया गया था। तो ये बात जो था आप लोग याद रखिएगा। अब जरा फिर से होता है हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसको रिवाइज कर लीजिए। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो था कब आई थी, तो आप बता सकते हैं होता है पिट्स इंडिया एक्ट जो था 1784 में आई थी। यानी कि उसमें होता है बोर्ड ऑफ ये दो जो है यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दो अलग भाग बनाए गए। वह किस एक्ट के तहत बनाए गए थे, तो आप बताइएगा 1784 के तहत जो था बनाए गए थे। अब वो बना करके होता कौन कौन से होता है पार्टियाँ बनाई गई थी, यानी कि एक जो था राजनीतिक शक्तियाँ बनाई गई थी जिसे हम BOC कंट्रोल करता था, यानी बोर्ड ऑफ काउंसिल होता था, और जिसके हेड होते थे ब्रिटेन के जो राजकुमार होते थे या रानी होते थे वो हेड हुआ करते थे। और जबकि दूसरा जो था वाणिज्य शक्तियाँ होती थी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता था, और जिसको हेड करने के लिए यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसको हेड करती थी। तो इसमें जो था पिट्स इंडिया एक्ट में जो था इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। अगला जो था देख लेते हैं चार्टर एक्ट जो आता है, तो ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। चार्टर एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट के बारे में तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि 1813 का चार्टर एक्ट क्या था। तो ज़रा ध्यान से देखिए 1813 का होता है। यदि चार्टर एक्ट की मैं बात करूँ तो 1800 चार्टर एक्ट में जो था दो पॉइंट जो था निकल करके आते हैं। एक तो जो था उन्होंने बताया है कि भारत में जो था, ज़रा ध्यान से देखिए, भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये का यानी जो ब्रिटेन का मंत्रालय था उसने था भारत में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपये देने का उन्होंने घोषणा किया है। और दूसरा जो है बात किया जाए तो कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, यानी समाप्त करके होता उसको कम यानी कि जो था कम कर दिया, समाप्त नहीं बल्कि होता कम कर दिया था। यानी कि कंपनी की जो एकाधिकार हुआ करते थे उसको जो था कम कर दिया गया था। उसको कम करके होता उन्होंने कर दिया था कि केवल जो था आप मतलब सभी चीज़ों का व्यापार न करके बस केवल होता है आप चीनी के व्यापार करेंगे, और साथ में होता है ईस्ट इंडिया कंपनी को होता है बस केवल चीन के साथ होता है यानी कि चाय के साथ होता है व्यापार करने की बात की, और दूसरा जो है चीन के साथ होता है व्यापार करने की छूट दी। बाकी सबके साथ जो था उनको सीमित कर दिया था, यानी कि जो उनका अधिकार था उसके बाहर कर दिया, यानी कि उनकी शक्तियों को जो था कम कर दिया गया था। तो ये चार्टर एक्ट जो था 1813। तो 1813 का जो था पूछा जाता है चार्टर एक्ट में क्या किया गया था, तो बताएंगे आपका कि शिक्षा के सुधार के लिए था 1 लाख रुपये जो था प्रत्येक वर्ष जो था देने की बात कही गई थी। और जबकि कंपनी के जो एकाधिकार थे उसको समाप्त यानी कि उसको होता कम कर दिया गया था, और कम करके होता केवल जो था उनको निर्धारित कर दिया था कि यानी कि चाय का वो व्यापार जो था एकाधिकार में रख दिया गया था। साथ में चीन के साथ जितने भी जो था व्यापार थे वह जो था ईस्ट इंडिया कंपनी को जो था दे दिए गए थे। तो ये जो है 1813 का चार्टर एक्ट के तहत जो है घटनाएं जो है हुई थी। अगला जरा ध्यान से देखिए, अगले की हम बात करें तो चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 में ज़रा ध्यान से देखिए, तो इसके तहत क्या हुआ था। 1833 का चार्टर एक्ट के तहत आपको होता है केंद्रों को बढ़ावा दिया गया था, यानी कि केंद्रों को बढ़ावा देने का मतलब केंद्रों के जो था शक्तियों यानी केंद्र को होता है पावर जो था बढ़ा दिया गया था। केंद्र कौन होता है, तो जैसे मैं बात करूँ तो अभी वर्तमान में होता है केंद्र की बात करें तो यानी कि जो प्रधानमंत्री के अंडर में आता है उन्हें हम केंद्र शासन की व्यवस्था यानी कि केंद्र के अंतर्गत होता है मानते हैं। और जबकि होता है एक होता है प्रांतीय होता है, प्रांतीय माना होता है राज्य होता है, तो राज्य के अंतर्गत जो है शासन व्यवस्था चलाई जाती थी। तो यानी कि मैं बात करूँ तो चार्टर एक्ट 1833 के मूल पॉइंट जो है कि केंद्रों को बढ़ावा दिया गया था, यानी कि उनकी शक्तियों को होता बढ़ाया गया था। और दूसरा जो था मैं बात करूँ तो भारत के जो था पहले गवर्नर जनरल यानी कि जो पहले गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनको जो था पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ये जो था पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। पहले अंग्रेजी जो था गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। कौन थे आपका, लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। इस बात को होता है आप याद रखें। और ये पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत जो होता है गवर्नर जनरल पूरे भारत का होता है गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम था। 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम था। अगला जरा ध्यान से देखिएगा, कंपनी के एकाधिकार यानी कि होता है जो कंपनी को एकाधिकार दिया गया था अब इसमें पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। यानी कि जो उन्होंने
उन्होंने यानी कि कंपनी को होता है ईस्ट इंडिया कंपनी को होता है उन्होंने व्यापार करने के लिए दो जगहों से होता है छूट दिया था। एक चाय के होता है व्यापार करने के लिए, यानी कि होता है 2 लोगों में जो था किया गया था। एक तो जो था चाय का व्यापार जो था करने के लिए तो उनको एक अधिकार दिया गया था, और साथ में था चीन के साथ जो था व्यापार। अब जो था इन दोनों को भी जो है क्या कर लिया गया था, इन दोनों को भी जो था समाप्त कर दिया गया था। तो यानी से आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक अधिकार थे पूर्ण रूप से जो था किस एक्ट के तहत जो था समाप्त किया गया था। तो आपका चार्टर एक्ट 1833 के तहत इनको समाप्त कर दिया गया था। अगला जरा ध्यान से देखिए, अगला यदि बात करें तो 1800 यदि मैं बात करूँ तो 1858 का जरा ध्यान से देखिएगा। तो 1858 जो होता है बहुत सारे जो है किए गए थे। इसमें तो वायसराय के पद जो है निकल करके आए थे। तो ये सारी चीज़ें होता है हम इसमें एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे। जरा ध्यान से देखिए, तो 1800 यानी भारत सरकार अधिनियम आया था। तो भारत सरकार अधिनियम यानी कि उस समय जो कानून बनाई गई थी ये ब्रिटेन के द्वारा जो था कानून बनाए गए थे। तो उसमें था क्या क्या था संशोधन किया गया था, यानी क्या क्या इम्प्लीमेंट किया गया था। इसमें था पहला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। अब यहाँ से होता है देखिए पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी ही समाप्त कर दिया गया था। यानी कि जो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, भारत बन करके आई थी, ये जो था 1600 में बन करके आई है। यानी कि होता है 1858 में जो था इसको समाप्त कर दिया जाता है। यदि यहाँ में देखें तो कुल मिलाकर के 258 साल तक होता है ईस्ट इंडिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपको 258 यानी कि 258 साल तक जो है भारत में होता है ईस्ट इंडिया कंपनी जो था स्थापित थी। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी को होता है कब हटाया गया, तो आप इनको तब बता पाएंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो था इसको यानी कि पूर्ण रूप से इसको समाप्त कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। अगला जरा देखिए, तो अगले की मैं बात करूँ तो याद ये फिनिश का यानी कि इसको समाप्त करके यानी कि इसका जितना डिपार्ट था यानी कि जिसका इसका पूरा भाग था ये जो था किसको दे दिया गया था, भारत के जो था ब्रिटिश गवर्नर जो हुआ करते थे उनको जो है नियंत्रित करने के लिए था दे दिया गया था। यानी कि जो ब्रिटिश हुआ करता था, ब्रिटिश के जो गवर्नर हुआ करते थे उनको यानी कि जो ब्रिटिश का जो राजा होते थे, क्राउन जो होती थी यानी कि वहाँ क्राउन का पद चलता था, उनको जो है दे दिया गया था। यानी ये क्राउन का पद जो था ब्रिटेन में चलाई जाती थी, उनको जो था पूर्ण रूप से दे दिया गया था। और भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ही जो गवर्नर जनरल का पद था, पूरे भारत के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, अब उनके पद को जो था हटा करके यानी कि उसी को जो था रिप्लेस कर दिया गया, यानी कि उसके स्थान पे वायसराय जो था रख दिया गया था। यानी कि अब इसी से जो था वायसराय का सृजन हो जाता है। अब पहले वायसराय की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। अब जरा फिर एक बार जो है ध्यान से देख लीजिए, तो भारत में था 1858 में एक अधिनियम आया था जिसका नाम था भारत सरकार अधिनियम था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को जो था पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। दूसरी पॉइंट की यदि हम बात करें तो दूसरे पॉइंट था भारत को जो है जो भारत का पूरा प्रभुत्व यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था जो है जो ब्रिटेन का क्राउन थे उनको जो था सौंप दिया गया था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो रह नहीं गई थी, यानी वो जो जितनी जो है भाग इनको दिया गया था, यानी कि जो इनके कार्य थे वो सारे जो था क्राउन के कार्यों को जो है दे दिया, यानी कि क्राउन को जो है सौंप दिया गया। और इसी अधिनियम के तहत जो है जो गवर्नर जनरल का पद था उसको हटा करके होता है वायसराय का पद जो है बना दिया गया। और पहले वायसराय की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग बने थे। कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग बने थे। तो अगला ज़रा ध्यान से देखिए, अगले की हम बात करें तो अगला जो आता है भारत। यदि हम बात करें तो जो ये वायसराय का जो पद सृजन किया गया था, यानी कि भारत में जो क्राउन था, क्योंकि क्राउन का पद जो था बहुत लंबा हो जाता था, इसलिए जो था उन्होंने अपने ऊपर से बोझ कम करने के लिए था ब्रिटेन में एक मंत्रालय जो नियुक्त किए, और उस मंत्रालय को उन्होंने नाम रखा था भारत मंत्रालय। उनका नाम रखा था कि भारत मंत्रालय। ये काम क्या करता था, तो ये मंत्रालय जो था भारत के जितने जो था कार्य होते थे उनका जो था लेखा जोखा ये मंत्रालय जो था रखती थी। और ये मंत्रालय बनाई कहाँ गई थी, तो ये भारत में नहीं था बल्कि जो था इसका सृजन जो था ब्रिटेन में था। ये नहीं कि ये जो था मंत्रालय बनाई गई थी रहता था ब्रिटेन में। तो यहाँ से और इसी की बात जो था मैं कार्य बताऊँ तो जो ये मंत्रालय होता था इसी का एक सचिव होता था, यानी कि इसको देखरेख करने वाले का नाम जो रखा जाता था उन्हीं को होता है हम क्या कहते हैं, भारत का सचिव। यानी कि होता है उसको बोला जाता है सचिव बोला जाता है। क्या उस पद का नाम क्या बताया गया था, तो सचिव। ये सचिव कौन था, तो सचिव जो था भारत मंत्रालय का हेड हुआ करता था। सचिव कौन था, तो भारत मंत्रालय का हेड हुआ करता था। ये भारत मंत्रालय कहाँ था, तो आप बताएंगे ब्रिटेन में था। और ये जो सचिव बनता था ये कौन व्यक्ति होता था, ये ब्रिटेन का ही रहने वाला होता था, यानी कि ये ब्रिटेन के ही लोग होते थे, सचिव जो बनाए जाते थे। और इसी में जो था आता था वायसराय आता था। वायसराय कौन होता था, जैसे ये भारत की बातों को यानी भारत की राजनीतिक व्यवस्था हो या
आपका जो था वहाँ की सैन्य व्यवस्था और सारी चीज़ों की जानकारी जो था मंत्रालय को होती है, यानी भारत मंत्रालय यानी कि सचिव को जो था सूचित किया जाता है। और यही सचिव जो है जो ब्रिटेन की जो क्राउन होती थी वो उनको जो है बताती थी, यानी कि बताते थे कि किस तरीके को जो था वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था जो था चल रही है। और वही चीज़ जो था भारत में जो बनाई जाती थी, भारत में उसी पद के लिए था वायसराय नाम दिया गया था, यानी कि भारत के जो था वायसराय हुआ करते थे, यानी कि उसी टाइम जो है वायसराय हुआ करते थे भारत के। और भारत को तो वायसराय की बात करें तो वायसराय जो है वायसराय को जो है यानी कि इनके जो पद हुआ करते थे पूरे भारत के लिए तो हुआ करता था, यानी कि ये जो वायसराय का पद था ये पूरे भारत में होता है, पूरे भारत के लिए हुआ करता था। लेकिन छोटे छोटे प्रांतों में भी जो था इनको विभाजित किया गया था, यानी कि जो केंद्र था, यानी भारत में बात करूँ तो भारत के तो छोटे छोटे जो था भाग भी हुआ करते थे। तो यही भारत जो था यानी कि छोटे छोटे जो था क्या हुआ करते थे, खंडों में हुआ करते थे, जो कि प्रांतीय के नाम से जो था जाना जाता था। तो यही जो है जो ये प्रांत थे, प्रांत को जो था चलाने के लिए, यानी कि अब जो था वायसराय के पद को थोड़ा हल्का करने के लिए तो उनके ठीक नीचे उन्होंने जो था एक डिप्टी गवर्नर को भी नियुक्त करते थे। यह डिप्टी गवर्नर का काम होता था कि प्रांत में क्या क्या जो था योजनाएं चल रही हैं, किन चीज़ों की जो आवश्यकता पड़ती है, यानी कि वहाँ राजनीतिक व्यवस्था क्या है, उन सारी चीज़ों को लेखा जोखा जो था ये प्रांतीय समिति का लेखा जोखा डिप्टी गवर्नर रखते थे। ठीक, तो आपको ये बात समझ में आ गया। जरा एक बार फिर से इस चीज़ को समझ लीजिए क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक जो था सचिव का पद आएगा, पूछा जाता है कि सचिव कौन होते हैं, तो आप बताइए कि ब्रिटेन में जो मंत्रालय नियुक्त किया जाता है उस मंत्रालय के हेड को भारत का सचिव कहा जाता था। बात समझ में आ गया होगा। और वही चीज़ होता है यदि मैं बात करूँ तो वही मंत्रालय जो था यानी कि भारत में जो हुआ करता था, जो भारत में गठित किया जाता था, उनके पद को जो था वायसराय कहा जाता है। और ये कहाँ बनता था, तो ये जो था भारत में बनते थे, यानी कि होता है ये भारत में बनाए जाते थे। और वायसराय के पद को हल्का करने के लिए उनके नीचे जो था प्रांत हुआ करता था, और प्रांत के जो हेड हुआ करते थे उन्हीं को जो था हम क्या नाम देते थे, डिप्टी गवर्नर उनको नामित किया जाता था। अब इतनी बातों से होता है समझ सकते हैं, समझ गए होंगे। अब अगला जो है जरा ध्यान से देखिए, अगला जो है हमें एक्ट की बात करें तो मार्ले मिंटो अधिनियम था, यानी कि इनको मार्ले मिंटो सुधार भी जो बोला जाता है। क्या नाम दिया जाता है, तो मार्ले मिंटो अधिनियम को होता है मार्ले मिंटो सुधार भी जो है बोला जाता है। अब यहाँ पे हम बात करें तो इसमें क्या था, यानी कि मार्ले जो था कौन था, तो मार्ले जो था यानी कि जो सचिव का जो पद था, सचिव का पद जो बनाई गई थी 1858 के पीरियड के दौरान जो सचिव का पद बनाया गया था वह होता था कि जो ब्रिटेन में जो मंत्रालय को बनाता था, जो ब्रिटेन में मंत्रालय हुआ करता था उस मंत्रालय का होता है लेखा जोखा रखता था, यानी कि जो ये मार्ले थे वही सचिव थे। यानी कि होता है मैं बात करूँ तो ये जो है उसी जो था हेड यानी कि मंत्रालय यानी भारत मंत्रालय के क्या थे, तो ये जो था सचिव हुआ करते थे। क्या थे आपके, सचिव हुआ करते थे। और जबकि जो मैं बात करूँ तो मिंटो कौन थे, तो मिंटो की मैं बात करूँ तो ये मिंटो जो था हुआ करते थे वायसराय हुआ करते थे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये जो मिंटो थे, मिंटो जो था क्या थे, तो ये आपका जो था उस समय भारत के जो है वायसराय हुआ करते थे। क्या थे आपका, वायसराय। एक मिनट हम इसको हाँ, तो भारत के क्या थे, तो वायसराय हुआ करते थे, वायसराय जो था बनाए गए थे। यानी कि जो था पूछा जाता है मार्ले कौन थे, तो ये जो है जो ब्रिटेन में जो मंत्रालय बनाई गई थी उसके सचिव हुआ करते थे, जबकि वायसराय मिंटो हुआ करते थे भारत के। ये अधिनियम 1919 में आई थी। सबसे पहले होता है इसमें जो होता है क्या क्या होता है पॉइंट हमें जानना जरूरी है। इसमें सबसे पहले होता है सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया था, यानी कि इस टर्म को समझ लीजिए। सांप्रदायिकता क्या था, यानी कि लोगों के अंदर मतभेद डाल दिया गया था। यानी कि होता है मुस्लिम एक अलग समुदाय है, सिख एक अलग समुदाय है, हिंदू एक अलग समुदाय है, ये भाषाएं जो था यानी कि इन चीज़ों में जो सांप्रदायिकता था वो ये पहली बार जो था देखने को मिला था, यानी कि इसी अधिनियम के तहत जो है बढ़ा दिया गया था। यानी कि होता है सांप्रदायिकता में जो है सांप्रदायिकता के बारे में तो ज़्यादा फोर्स किया गया था। ये अधिनियम जो है कह सकते हैं कि किस अधिनियम के तहत ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया था, तो आप बताएंगे 1919 के अधिनियम के तहत जो है, जो कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से होता है जाना जाता है। और पहली बार जो है हिंदू और मुस्लिमों के लिए अलग अलग निर्वाचन मंडल बनाए गए थे। अब यहाँ पे समझ लीजिए क्योंकि यही देखिए वह कार्य थे जिसमें जो था मुसलमानों को प्रेरित किया कि हमारा एक अलग जो था संविधान हो, हमारा एक अलग देश हो। इसमें इसी अधिनियम के तहत जो था उनके अंदर जो था फूट जो था डाली गई थी, जो कि यह निकल करके आता है, यानी कि हिंदुओं का अलग मुसलमानों के लिए अलग मांग चलने लगा। यानी कि उनका जो था निर्वाचन मंडल भी जो था उन्होंने अलग अलग जो था मांगना शुरू किया। यानी कि यही वो टाइम था जहाँ मुसलमान यानी कि पाकिस्तान के मांग को हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के मांग को होता है बरकरार, यानी कि पाकिस्तान मांग जो था अलग राष्ट्र बनाने की मांग जो था है प्रारंभ थी। अगला जरा ध्यान से देखिए,
मैं बात करूं तो 1919 भारत सरकार अधिनियम था, यानी कि 1919 को तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इन्हें जो था, जो ये 1919 का अधिनियम था, यानी कि इसी अधिनियम को था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम होता है। तो मैं लिख देता हूँ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये बनाए गए थे। ये क्या थे? तो चेम्सफोर्ड, यानी कि जिस तरीके से हम मार्ले मिंटो सुधार में पहले क्या हुआ करते थे, सचिव हुआ करते थे, वैसे जो होता है यहाँ पे होता है मॉन्टेग्यू क्या थे, तो ये सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड क्या थे, चेम्सफोर्ड जो था वायसराय थे। तो यानी कि यही अधिनियम को होता है हम इस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि 1919 का भारत सरकार अधिनियम को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से होता है जानते थे। इसमें काम क्या हुए थे? तो इसमें था केंद्र विषय को प्रांतीय विषय से अलग किया गया था, यानी कि जो केंद्र का विषय था वह जो था प्रांत के विषय से अलग कर दिया गया था। यानी कि हम यहाँ पे बात करते जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची होता है, यानी कि उनकी ये बात किया जा रहा है। तो यानी कि जो था अभी केवल जो था दो भाग हुआ करता था, एक केंद्र हुआ करता था, एक प्रांत हुआ करता था। तो इनकी अलग अलग जो था, यानी कि इनके कार्यों को था अलग कर दिया गया था। अब पहली बार जो होता है प्रांतों में जो था देश शासन लाया गया था। देश शासन के जनक जो होता है माना जाता है लियानक, कौन थे? लिकानस था कि कार्टियस था, क्या नाम था? तो इन्हें कार्टियस जो था, यानी कि जो पहली बार था द्वैध शासन जो लाई गई थी, यह द्वैध शासन जो था, यानी पहली बार जो था प्रांतों में द्वैध शासन की जो शुरुआत किया गया था, यह 1919 की अधिनियम के तहत जो था इसकी शुरुआत जो था किया गया था। इसमें द्वैध शासन में था क्या? तो एक आपका हस्तांतरित सब्जेक्ट होता था, यानी विषय था, और एक जो था आरक्षित विषय था। यदि हम जो था हस्तांतरित यानी कि आरक्षित बातों को, यदि आरक्षित विषय की मैं बात करूँ तो जैसे आपका हो गया शिक्षा, हो गया आपका रेलवे, हो गया आपका पुलिस, हो गया यानी कि सुरक्षा, डिफेंस, यानी कि जितने भी जो है संघ सूची के जो विषय होते हैं वह सारे जो है आरक्षित विषय होते हैं। बाकी जो है संघ सूची विषय को जो है छोड़ दिया जाता है, सभी जो है हस्तांतरित विषय होते हैं, यानी कि उनको जो है परिवर्तित किया जाता है। हस्तांतरित का शाब्दिक अर्थ होता है यानी कि परिवर्तित, जबकि आरक्षित होता है उनको बदला नहीं जा सकता है। इनके जो आरक्षित जो कानून थे, इसका हेड यानी कि जो इसके कानून को जो बनाने का जो काम था वह ब्रिटेन के हाथों में हुआ करता था। तो इस बात को होता है आप ध्यान से होता है समझ लीजिएगा। अगला होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था, यानी कि पहली बार जो होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था का जो प्रावधान किया गया था, यानी कि होता है यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था होता है चलाई गई थी किस अधिनियम के तहत? तो यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा होता प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। अगला जरा ध्यान से देखिए, तो अगले जो है ध्यान से देख लीजिए। तो इसमें जो हम बातें जो है वेरी जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वही है क्योंकि जो संविधान हमारा जब बन रहा था तो संविधान में जो सबसे ज़्यादा जो था अनुच्छेद जो स्वीकार किया गया था, यानी कि जो हम बात कर लें कि संविधान का सबसे ज़्यादा जो अनुच्छेद किस अधिनियम के तहत जो था लिए गए थे, तो ये 1935 के अधिनियम के तहत जो था लिया गया था। 1935 जो था ये भी कह सकते हैं कि संविधान का बहुत बड़ा सोर्स था, संविधान को बनाने में सबसे बड़ा सोर्स था। और इसमें था क्या क्या, तो हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉइंटों को। जैसे केंद्र में द्वैध शासन ला दिया गया था, यानी कि जो शासन जो था पहले क्या था प्रांत में हुआ करता था, अब उसको प्रांत में तो था ही, साथ में जो था केंद्र में भी तो द्वैध शासन ला दिया गया था। यानी कि केंद्र में द्वैध शासन लाने का मतलब था, यानी कि होता है एक आपका, जैसे मैं बात करूँ तो केंद्र में द्वैध शासन की जो व्यवस्था है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा जो होते हैं वह केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था देखते थे। उसी तरीके से होता है ये भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के जो है लाई गई थे। अगला तो है प्रांतों में होता है द्विसदनात्मक व्यवस्था बना दिया गया था। द्विसदनात्मक होता है प्रांतों में, यानी कि होता है आप पढ़े होंगे, एक जो आपका पढ़े होंगे विधानसभा, यानी कि होता है विधानसभा क्या होता है, तो ये राज्य का होता है। तो यानी कि एक जो होता है विधानसभा होता है, एक जो आपका विधान परिषद होता है। आपको याद आ रहा है या अभी तो हमने जो था यहाँ शुरुआत ही कर रहे हैं, लेकिन हम सब ये सब चीज़ें भी जो है आगे चल के जो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो अभी हम लोग ये समझ लेते हैं विधान परिषद हुआ करता था, यानी कि जो विधानसभा और विधान परिषद हुआ करता था। ये जो परिषद होता था, ये परिषद होता है क्या सभी राज्यों के पास होता है? तो ऐसा नहीं है, ये सभी राज्यों के पास नहीं होता है। अब पूछ लिया जाता है वर्तमान में जो कितने राज्य के पास है, तो केवल जो 6 राज्यों के पास है। कितने राज्यों के पास है? यानी कि जो भारत में विधान परिषद है वह केवल जो है 2 यानी कि 6 राज्यों के पास होता है। वह राज्यों का क्या नाम है, तो मैं एक एक जो बता देता हूँ। जैसे कि यूपी है, पहला तो होता है यूपी हो गया। दूसरा आपका बात करें तो यूपी से
सटा हुआ राज्य है आपका बिहार है, तो यानी दूसरा जो था बिहार हो गया। तीसरा की मैं बात करूँ तो तीसरा जरा ध्यान से देख लीजिए, तीसरा आपका जो था महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी कि तीसरा जो था महाराष्ट्र हो गया। यदि चौथा की बात करूँ तो यानी कि महाराष्ट्र का जो पड़ोसी होगा, तो महाराष्ट्र का पड़ोसी जो है कर्नाटक बड़ा क्षेत्र में आता है, तो यानी जो है कर्नाटक हो गया। और तीसरा जो है ये चौथा हो गया। और पाँचवें की बात करें तो उसी से जो है सटा हुआ, यानी कर्नाटक से सटा हुआ तेलंगाना, जो कि 2 जून 2014 को था पहली बार जो था तेलंगाना जो है राज्य बना था, तेलंगाना जो था बना था, क्या बना था, तेलंगाना बना था। ये किससे अलग करके होकर के बना था, तो यानी कि आंध्र प्रदेश से होकर के बना था। तो इसका मतलब कि आंध्र प्रदेश में जो है विधानसभा है, तो यानी जो है पाँचवां हो गया। छठे की बात करें तो जो है आंध्र प्रदेश था। तो ये कुल मिलाकर के होता है 6 ऐसे राज्य हैं जिनके पास जो है विधान परिषद है। किनके पास है, तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है। तो ये 6 राज्य जो थे। और जम्मू कश्मीर के पास भी होता है विधान परिषद थे, लेकिन जो था जम्मू कश्मीर को राज्य की दर्जा से हटा दिया गया था। अब उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसलिए जो है अब यह केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण उसकी विधान परिषद भी जो है खत्म हो गई। यदि मैं यूपी की बात करूँ तो ज़रा ध्यान से देख लीजिए। बताइए यूपी के जो है विधान परिषदों की सीट कितने हैं, तो विधानसभा जो है सीट है 403, जिसमें मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है 403 पे होता है। और जबकि विधान परिषद की मैं बात करूँ तो ये जो है 100 होते हैं। कितने होते हैं, 100 सीट हैं विधान परिषद वर्तमान में उत्तर प्रदेश के। और चलिए अगला ज़रा ध्यान से देखिए। हाँ, तो अगला जो था इसके टर्म्स जो था मैं समझा देते हैं। तो जो प्रांतों में जो बनाए गए थे, यानी कि प्रांतों में जो द्विसदनात्मक बनाए गए थे, ये द्विसदनात्मक यही थे, एक विधानसभा था, एक विधान परिषद जो था बनाए गए थे। संघात्मक व्यवस्था, यानी कि जो संघात्मक व्यवस्था जो था बनाई गई थी, ये जो था संघ के विषयों को जो है व्यवस्थित करना, यानी कि उनके नियम कानून को बनाना जो था इनका काम हुआ करता था। ये जो था जो संघात्मक व्यवस्था बनाई गई थी, ये यानी कि ये जो था नियम कानून जो था बनाता था। और ये जो था बहुत दिन जो था चला नहीं, मात्र जो था 1935 में बनाया गया था और ठीक 2 साल बाद जो था इसको हटा दिया गया और इसके स्थान पर होता है बना दिया गया था संघीय कोड 1937 से, यानी कि इसका जो था स्थापना जो था 1937 में कर दिया गया था। और ये किसका स्थान लिया था, ये संघात्मक व्यवस्था का स्थान लिया था। और इसी अधिनियम के तहत भारत में वर्मा को अलग कर दिया गया था। वर्मा कौन था, तो ये वर्मा जो था मेमार, यानी कि जो मेमार का प्राचीन नाम होता है उन्हीं को हम वर्मा कहते हैं। तो यानी कि ये वर्मा जो था भारत से पूर्ण रूप से क्या हो गया था, अलग हो गया था। अलग होकर के एक नया देश बना लिया था वर्मा, जो कि वर्तमान में जो था म्यांमार है। ये जो था इस अधिनियम के तहत जो था कुछ जो था पॉइंट जो था हुए थे। तो इसमें जो था क्या क्या हुआ था, एक बार जो था फिर जरा ध्यान से देख लीजिएगा। तो पहले जो था भारत सरकार अधिनियम की मैं बात करूँ तो इसमें जो था 1935 आई थी, जिसमें केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था कर दिया गया था, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा होता है वर्तमान में। अब प्रांतों में बात करें तो द्विसदनात्मक व्यवस्था बना दिया गया था। द्विसदनात्मक को कौन कौन से थे, तो एक आपका जो था विधानसभा होता है, दूसरा जो था विधान परिषद होता है। संघात्मक व्यवस्था यानी कि कानून, यानी कोई व्यक्ति होता क्राइम करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान किया जाए, किस तरीके का दंड का प्रावधान किया जाए, वह इसी व्यवस्था के अंतर्गत होता है और लाई गई थी। जो कि संघात्मक व्यवस्था उनका नाम दिया गया था, लेकिन ये जो था ज़्यादा दिन नहीं चल पाया, केवल 2 साल जो था ये बना रहा। और 2 साल बाद जो था यानी कि 1937 में होता है इसको हटा करके होता है उसका नाम रख दिया गया था, संघीय कोर्ट जो था नाम दे दिया गया था। अब भारत में पहली बार भारत में जो वर्मा को जो था भारत से अलग कर दिया गया था, यानी कि वर्मा एक अलग देश हो गया। यही वर्मा जो था वर्तमान में म्यांमार है। तो इतनी सी बातें जो था आप लोगों को इस पॉइंट पर जो था समझना जरूरी था। अगला ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगले की मैं बात करूँ तो आपका भारतीय संविधान, यानी कि मैं बात करूँ तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यानी कि होता है बात आ रही कि आज़ादी की बात आ रही है। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था। इसी दिन जो था यानी कि जिस दिन हम स्वतंत्र, यानी कि जो स्वतंत्र हुए थे उनका जो नाम दिया गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यानी कि होता है जितने भी जो था हमें ये कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1947। और ये कब हुआ था, यानी कि 14 अगस्त को होता है पाकिस्तान जब भारत से अलग हो गया तो उसी टाइम होता है, यानी कि 14 के बाद 15 अगस्त को होता है भारत अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो आज जो होता है मैंने आप लोगों को इतना ही रख रहा हूँ और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यदि चैनल पे जो है चैनल के वीडियो को तो पूरा देखिएगा, पूरा देखेंगे तभी जो है आपको समझ आएगा। और ये ऐसा सीरीज जो है मैं आप कंटिन्यू जो है बना रहेगा और मैं जो है आप लोगों को डेली एक वीडियो जो है डालता रहूँगा। कंटेंट भी जो था मैंने सारी चीज़ें कलेक्ट करके था, सबसे पहले था मैं उसको नोट करता हूँ, नोट करके होता बनाता हूँ, बनाने के बाद जो था आप लोगों को जो प्रोवाइड करता हूँ ताकि आप लोगों को जो समझने में आसानी हो।
चलिए आज के लिए होता है मैं इतना ही। बाकी जो था हम कल मिलते हैं आप लोगों को नए चैप्टर के साथ। अगला जो था चैप्टर आपका रहेगा संविधान सभा। तो आप जो था संविधान सभा को एक बार जो पढ़ लीजिएगा, ताकि जो था पढ़ करके होता है यदि मैं जो था आप लोगों को वीडियो में लोड करूँगा तो आप देखेंगे तो और जल्दी जो था आप समझ पाएंगे सारी बातों को। तो चलिए आज के लिए तो मैं इतना ही रख रहा हूँ, बाकी कल मिलते हैं।